फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फ्रीडम और जो पावर हमें मिली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी असेंबली में है। हमारी असेंबली एक सोवरेन बॉडी और को रिप्रेजेंट कर रही है और सोवरेन पीपल ऑफ द इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती है हमारी असेंबली। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Freedom से before the birth of freedom means कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज़ादी के मतलब फ्रीडम से पहले अगर हम देखें तो हमने कितना लेबर पेन ऑफ लेबर सहा है। पेन ऑफ लेबर मतलब लेबर पेन हम लोगों ने भी सहा और जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है वो पूरा दुख से भरा हुआ है। पूरा दिल हमारा इतना भारी है कि उसमें इतना सारा दुख भरा हुआ है। और सम ऑफ दोज पेन कंटिन्यू और कुछ पेन तो अभी भी कंटिन्यू है। Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. अब हमारा जो पास्ट है वो बीत चुका है और जो हमारे सामने है फ्यूचर वो हमें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है, आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। That future is not one of easy or resting but of insane striving so that we may fulfill the pleasure we have so often taken and the one we shall take today. मीन्स इसमें ये जो हमारा फ्यूचर है बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि हमें उन प्रोमिसेस को पूरा करना है जिसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है और जिसे हमने अक्सर किया है। और एक हमने इसके लिए प्रॉमिस भी किया था, प्लेज भी लिया था और आज भी हम प्लेज लेते हैं कि हम अपने सपने को, अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हू सफ़र। मतलब सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो हमने दुख और परेशानियों में जितने लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, जो अभी भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी सेवा करना। सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब लोगों की सेवा करना। और इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पुअर्टी। इसका मतलब है कि एंडिंग ऑफ पुअर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीजन एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसका मतलब है कि हमें एंड करना होगा गरीबी को, इग्नोर जो हम करते हैं लोगों को उसको एंड करना होगा, डिसीजन हमारे इंडिया में है उसको एंड करना होगा और इनइक्वालिटी जो अपॉर्चुनिटीज़ में इनइक्वालिटी है उसको भी एंड करना पड़ेगा। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. और जो एम्बिशन से है, जो एम्बिशियस है हमारे युग के, मतलब जो एम्बिशियस है, जो सबकी कामना है, वो मतलब हमारा एम्बिशियस क्या है? ग्रेटेस्ट मैन, जो हमारे जनरेशन के ग्रेटेस्ट मैन है उसको सबके आंखों के आंसू को पोंछना होगा, सबके आंखों के आंसू और सबको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दे मे बी बियॉन्ड अस, वो हमसे मतलब बियॉन्ड अस भी हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग आर वर्क विल नॉट बी ओवर। मतलब ये बियॉन्ड, जब तक लोगों के आंसू नहीं ख़त्म होंगे, उनके दुख नहीं ख़त्म होंगे, तब तक हमारा ये काम भी ख़त्म नहीं होगा। ये काम हमारे भर से मतलब हमारे करने से ये पूरा काम नहीं होगा। ये इंडिया के मतलब हर पार्ट के लोगों को इस काम को पूरा करना होगा, तब जाके ये काम ख़त्म होगा, तब जाके ये क्या होगा? वर्क ख़त्म होगा। एंड आफ्टर दिस बलदेव सिंह के बारे में एंड नेक्स्ट इज कन्हैयालाल मणिकलाल ने क्या कहा था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है, 1887 से 1971 और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ के थे? एडवोकेट थे, हिस्टोरियंस एंड लिंग्विस्टिक थे, कांग्रेस लीडर और गांधीयन थे एंड लेटर मिनिस्टर बने यूनाइटेड कैबिनेट
एंड इन द यूनाइटेड कैबिनेट। और फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी यही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो यहाँ पे इनका एक कॉलेज है ईश्वर शरण। 1901-1973 में, और कहाँ बॉर्न हुआ इनका? वेस्ट बंगाल में। मिनिस्टर थे इंडस्ट्री के, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट के। एजुकेशनिस्ट थे, लॉयर थे, और एक्टिव इन हिंदू महासभा में एक्टिव थे। एंड फाउंडर थे, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे ये। एंड इंटरिम मतलब आपूर्ति करना, सेंड करना। एंड भीमराव रामाजी अंबेडकर, भीमराव, बी आर अम्बेडकर का फुल फॉर्म क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। 1891 से 1956 इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सोशल रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे और एगिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे, और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के भी अगेंस्ट थे। और फिर लॉ मिनिस्टर थे ये, फर्स्ट कैबिनेट में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लॉ मिनिस्टर थे। एंड फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के भी ये फाउंडर हैं। ये भारत के पहले सरकार में क्या थे? कानून मंत्री थे या लॉ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का की बात करें तो 1889 से 1964 इनका सफ़र रहा। बॉर्न उत्तर प्रदेश में हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, लॉयर थे, कांग्रेस लीडर थे, एडवोकेट थे ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इम्पीरियलिज्म थे, और लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। एंड सरोजनी नायडू की बात करें तो क्या है? सरोजनी नायडू 1879 से 1949 आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये पोएट भी है, राइटर भी है, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। एंड अमंग दी फोरमोस्ट वुमेन लीडर इन द कांग्रेस, एंड लेटर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी ये बनी थी, लेटर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी। एंड लास्ट सोमनाथ लहरी, नॉट लास्ट, सोमनाथ लहरी 1901 से 1984 वेस्ट बंगाल में इनका भी जन्म हुआ। ये राइटर और एडिटर थे, और लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, और उसके बाद से उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली, वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर भी बन गए। Our next topic is philosophy of the Constitution. Philosophy of the Constitution. That is फिलॉसफी मतलब दर्शन, दर्शन मतलब भगवान के दर्शन करना नहीं, दैट इज उनके व्यूज, कि क्या क्या उनके व्यूज थे। देन फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट। जिन वैल्यूज से हमें मतलब हमें एक प्रेरणा मिली, हम इंस्पायर्ड हुए, हमें एक इंस्पिरेशन मिला, हमें गाइड किया गया कि हम फ्रीडम स्ट्रगल, हमें फ्रीडम कैसे मिलेगा, उसमें हमने स्ट्रगल किया, एक गाइड है इंस्पायर्ड की, और वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट। और इसी तरह से हमें, अगर हमने एक गाइडेंस पे हम चले तो हमें क्या हुआ कि हमें एक आज़ादी मिली, हमें एक आज़ाद हुए और जब हम आज़ाद हुए तो हमने इंडिया को क्या फॉर्म किया? एक इंडिया डेमोक्रेसी, फाउंडेशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। अगर आप वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ है वो इंस्पायर्ड और गाइडेड में होंगे तो आप कोई भी स्ट्रगल करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा। And these values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. और ये जो values है वो हमारे preamble Constitution, जो इंडिया का preamble, ये जो values है ये preamble मतलब इसे लिखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। And they guided all the articles of the Indian Constitution. और इन्होंने गाइड किया है सारे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। And the Constitution begins with a short statement of its basic value. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? शॉर्ट स्टेटमेंट से, उनकी बेसिक वैल्यू से स्टार्ट होता है। एंड
दिस इज कॉल्ड द प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है एक स्टेटमेंट से, बेसिक वैल्यू से स्टार्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से, और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हीं को हम प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और टेकिंग इंस्पिरेशन, हमने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया था? अमेरिकन मॉडल से। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीमेबल। अधिकतर कंट्रियों ने प्रीमेबल से ही प्रीमेबल से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना स्टार्ट किया था। हमारा जो फर्स्ट हमने क्या लिखा था? वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का ही रोल मॉडल हमने लिया था, तो हमने उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। हमने इसमें लिखा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, or obtain and establish this constitution for the United States of America. United States of America. हमें एक अच्छा परफेक्ट यूनियन बनाने के लिए हमें इस्टेब्लिश करना होगा जस्टिस को, हमें इस्टेब्लिश करना होगा जस्टिस को, हमें सिक्योर करना पड़ेगा डोमेस्टिक में, घरेलू में शांति बना के रखनी होगी, डोमेस्टिक में इक्वालिटी बना के रखनी पड़ेगी, और हमें लाइफ कॉमन डिफेंस मतलब लाइफ को एक सुरक्षा देना पड़ेगा, एंड कॉमन डिफेंस एंड प्रमोट करना पड़ेगा, जनरल वेलफेयर को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी और कल्याण को बढ़ावा देना पड़ेगा, और अपने प्रॉस्पेरिटी को में स्वतंत्रता का लाभ हम यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टैब्लिश कर रहे थे तो हमने लिखा था कि हमें एक परफेक्ट यूनियन चाहिए, इसके लिए हमें जस्टिस को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा डोमेस्टिक इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉमन डिफेंस लोगों की लाइफ को सिक्योर करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड उनकी जो सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी, उनकी ब्लेसिंग्स ऑफ जो लिबर्टी है उसको सिक्योर करो टू आवर सेल्फ एंड आवर प्रॉस्पेरिटी। सबको हमें आज़ाद करना पड़ेगा, फ्रीडम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इनको एक प्रॉस्पेरिटी समृद्ध बनाना पड़ेगा, टू ऑब्टेन एंड स्टैब्लिश करना पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टैब्लिश करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं, हम स्टैब्लिश करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं, और इसमें हम सबके बारे में, सबकी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, सबके बारे में और सबकी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका का अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका में क्या कहा गया? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रेगनाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट। हमने अपने पास्ट में काफ़ी इनजस्टिस देखा है, एंड ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड। हमने अपने हिस्ट्री में बहुत सारे इनजस्टिस को स्वीकार किया, हमने रेगनाइज किया, और अपने लैंड पर आज़ादी के लिए, हाँ, जस्टिस और आज़ादी के लिए हमने बहुत सारे जस्टिस और आज़ादी के लिए हमने बहुत ज़्यादा ही सफ़र किया, और ऐसे लोगों जिन्होंने सफ़र किया उसके लिए हम दिल से एक रिस्पेक्ट सलाम करते हैं, और अपने देश रिस्पेक्ट ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस, उनके लिए हम ऑनर दिल से सलाम करते हैं जिसने जस्टिस और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। रेस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री। हम रेस्पेक्ट देते हैं उनको जिन्होंने वर्क किया, बिल्ड किया, डेवलप किया हमारी कंट्री को। एंड
and believe that South Africa belongs to all who live. और belief, आप हम पे भरोसा करिए कि साउथ अफ्रीका उन्हीं लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे यूनाइट वे में लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। देन डाइवर्सिटी होते हुए भी सब एक साथ रहेंगे। वी देयरफॉर थ्रू द आर फ्रीली, यहाँ पे इलेक्टेड, जो फ्रीली ये लोग इलेक्ट होंगे रिप्रेजेंटेटिव, हम एडॉप्ट करेंगे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ देंगे ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देंगे? सर्वोच्च सुप्रीम लॉ देंगे, और इसके लिए हम इसको स्वीकार करते हैं कि सुप्रीम लॉ देंगे, जिससे एंड deal the divisions of the past, establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights. एंड हम इसमें डील करते हैं, डील द डिवीज़न ऑफ द पास्ट, मतलब हम उनसे डील करते हैं जो हमारे डिवीज़न हुआ था पास्ट में। हम इस्टेब्लिश करते हैं ऐसी सोसाइटी जो बेस्ड हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड हो, जहाँ सोशल जस्टिस हो, जहाँ लोगों के फंडामेंटल राइट्स हो, and lay the foundation for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law. यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉ, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक को फाउंड करेंगे, एक ओपन सोसाइटी बनाएंगे जो गवर्नमेंट पे बेस्ड होगी, और जहाँ पीपल और एवरी सिटीजन उन सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ से। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, वहाँ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, एंड फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन, और फ्रीली सबके पोटेंशियल, ईच पर्सन के पोटेंशियल को भी हम उनको क्या करेंगे? क्वालिटी में पोटेंशियल को यूज़ करेंगे, डेवलप करेंगे। एंड यू बिल्ड द यूनाइटेड, हम एक ऐसा नेशन बिल्ड करेंगे, एक ऐसी नेशन और डेमोक्रेटिक अपने साउथ अफ्रीका में लेकर आएंगे, तो एबल टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस, उसके राइटफुल प्लेस में उसको लेकर आएंगे। सोवरेन स्टेट इन द फैमिली ऑफ नेशन, यहाँ पे एक हम सोवरेन स्टेट बनाएंगे, फैमिली ऑफ नेशन बनाएंगे, जो मतलब पूरी फैमिली का नेशन हो। एंड मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, भगवान हमारे प्रोटेक्ट करे हमारे लोगों को। एंड और इन्होंने जिसने ये लिखा है उनका नाम लास्ट में दिया गया है। एंड दैट इज लेट अस रीड द प्रिमिलेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इंडिया का प्रिमिलेबल कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे वेरी केयरफुली, और अंडरस्टैंड करेंगे उसकी मीनिंग की, उसके कीवर्ड्स की हम अंडरस्टैंड करेंगे। द प्रिमिलेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, इसे एक पोएम की तरह रीड करते हैं डेमोक्रेसी में, और इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और इसी के आधार पर हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। इट इज अ साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक साउल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये जो फिलॉसफी है, ये गवर्नमेंट के किसी भी जस्टिस, गवर्नमेंट के किसी भी लॉ और गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को हमेशा क्या करती है? इवैल्यूएट करती है, और इवैल्यूएट करती है और एक्शन एग्जामिन करती है। एग्जामिन का मतलब डिसाइड करती है कि किस पे इवैल्यूएट होना चाहिए और किस पे एग्जामिन होना चाहिए, और इसी पर हम इसको क्या करते हैं? परख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि ये हमारे लिए गुड है कि बैड है। इसी पे हम इसका डिसीजन ले सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है? गुड है कि बैड है। एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India mean the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside world। हम जो we the people of India की बात कर रहे हैं, we इसमें क्या आ रहे हैं? पीपल्स ऑफ इंडिया आ रहे हैं, और we पीपल्स ऑफ इंडिया में कौन लोग आ रहे हैं? हम, यू कैन से हम भारत के लोग या भारत को,
मीन्स कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रॉन अप किया जा रहा है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्रॉन अप में इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये हम अपने आप को डेवलप करने के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ही द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे और उनके द्वारा ही हमारा डेवलपमेंट होगा, उनके माध्यम से ही हमारा डेवलपमेंट होगा। एंड इसे हम अपने इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम किसी राजा किंग को या आउटसाइड के लोगों को ये पावर नहीं देते हैं, किसी आउटसाइड के लोग को ये पावर नहीं देंगे, जैसे हमने ब्रिटिशर्स ने लिया था। सोवेरेन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ, मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन दे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण क्या बनाते हैं, दैट इज सोवरजिन मीन्स क्या होता है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। मतलब पीपल के पास एक्सट्रीम राइट होता है कि वो इंटरनल भी डिसीजन ले सकता है और एक्सटर्नल मैटर्स पे भी डिसीजन ले सकता है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया को डिसीजन लेने से नहीं रोक सकती है और कोई भी उसे आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, तो सोवरजिन मतलब कि इंडिया अपनी पावर का यूज़ कर सकती है, वो इंटरनल मैटर्स में भी लोगों को मतलब अपने से मामले में लोगों को क्या डिसीजन दिया है कि जो लोग हैं अपने इंटरनल मैटर्स पे भी डिसीजन ले सकते हैं, अपने एक्सटर्नल मैटर्स पे भी डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर उनको इस चीज़ को करने से नहीं रोक सकती। एंड सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली। जो सोशलिस्ट मीन्स होता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशलिस्ट। जो वेल्थ जनरेट हो रहा है वो सोशली हो रहा है एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जितना भी आपको इनकम आ रहा है आपको इक्वली सोसाइटी में बांटना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इक्वालिटी। गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए ओनरशिप, और जो ओनरशिप ऑफ लैंड को रेगुलेट करता रहना चाहिए और इंडस्ट्री को, जिससे कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कम की जा सके। आज ओनरशिप उसके हाथ में है, कल दूसरे को देना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सबको ये प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। एंड सेक्युलर मीन्स सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रीजन। सेक्युलरिज्म हमने आई थिंक 8th में पढ़ा था कि किसी भी सिटीजन को फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है। गवर्नमेंट सबको इक्वली और रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस सबको इक्वली रिस्पेक्ट देती है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देती है हमारी गवर्नमेंट। एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल, एक डेमोक्रेटिक मीन्स की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पीपल एंजॉय करती है, उनको पीपल को पॉलिटिकल राइट दिए जाते हैं कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर पाए। और ये जो गवर्नमेंट इज रनिंग अकॉर्डिंग, और जो गवर्नमेंट रन होती है वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग रन होती है। जो गवर्नमेंट रन होती है वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग रन होती है। एंड रिपब्लिक मतलब क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। ये एक हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है रिपब्लिक, एक इलेक्टेड पर्सन होता है और ये कोई हेरिडिटी पोजीशन नहीं है कि एक के बाद एक इसमें लोग आते जाए। लोग मतलब खुद इलेक्ट होते हैं और इसमें वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों को बताने में, अपनी मतलब उनको जवाब देना पड़ता है उन्होंने क्या डेवलपमेंट की। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को कैसे जस्टिस देने के लिए। जस्टिस मीन्स क्या होता है,
सिटीजन कैनॉट बी उनको मतलब उनके कास्ट के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, रिलीजन और जेंडर के अकॉर्डिंग उनसे भेदभाव नहीं करोगे। सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करोगे कि अमीर है तो गरीब है सबको इक्वल लाने की कोशिश करोगे। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर दी वेलफेयर, गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है और स्पेशली ऑफ दी मतलब जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो बिल्कुल कमज़ोर ग्रुप है, उनके लिए गवर्नमेंट हमेशा काम पर लगी रहती है, काम कर रही है। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप के लिए, ठीक है, उनको न्याय दिलाने के लिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ वर्शिप, मतलब जो लिबर्टी है हमारे जो थॉट्स हैं उनको हम क्या करें, थॉट्स को एक्सप्रेस करने का दिया गया है। बिलीफ ट्रस्ट करना, मतलब फेथ हमारा धर्म उपासना एक फेथ होना चाहिए। बिलीफ मतलब धर्म पे ट्रस्ट करना और वर्शिप हमारे भगवान को मानना। लिबर्टी हमें भगवान मतलब हमें ये लिबर्टी दी गई है। और देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, how they wish to express their thought and the way they wish to follow up their thoughts in action। यहाँ किसी को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। आप डेमोक्रेसी इंडिया में रहते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया में आप फ्री हैं कि आप कब क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपने को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट को आप क्या विश करते हैं, किन थॉट्स को आप फॉलो करेंगे, ये सब आप अपने आप कर सकते हैं, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आर टू प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम। इक्वालिटी होनी चाहिए, सबकी स्टेटस और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना चाहिए। जितने भी हमारे लॉज हैं वो इक्वल होने चाहिए सबके लिए। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ को एंड करना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। देन फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द पीपल, जो फ्रेटर्निटी है वो एश्योर करता है हमारी डिग्निटी मतलब हमारे रेस्पेक्ट को, इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट को, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो यूनिटी में लेकर आता है, वो हमारी इंटीग्रिटी में मतलब नेशन को एक यूनिटी में लेकर आता है, उसको एक साथ बांधने की कोशिश करता है। और फ्रेटर्निटी मतलब ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हम सेम फैमिली के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन, हमें किसी भी मेंबर को छोटा या मतलब छोटा या दुखी नहीं बताना चाहिए या मतलब कमतर उसको नहीं बोलना चाहिए कि तुम लो कास्ट के हो, तुम इंफीरियर कास्ट के हो तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली the 26th day of November, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, हम इसको adopt करते हैं, enact and give to ourselves this constitution, हम इसको adopt करते हैं और give ourselves हम अपने आप को समर्पित करते हैं या अपने आप को ourselves को कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं कि हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सबको फॉलो करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन भी सारी चीज़ को हम इसकी फॉलो करेंगे। देन आवर लास्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट, ये मेयरली एक स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। आप इसको ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू या फिलॉसफी नहीं है कि आपने इसको नोट किया और रख लिया। As we noted above, हमने नोट किया above, और कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट embodying these values into institutional arrangement। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एम्बॉयड करता है, एम्बॉयडिंग सबको एकजुट करता है, उनके वैल्यूज़ को इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में उनके वैल्यूज़ को लाने की कोशिश करता है, इंस्टीट्यूशंस में उनके वैल्यूज़ को लाने की कोशिश करता है, अरेंज करता है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट, मीन्स कि ये एक बहुत ही लंबा और मतलब बहुत लंबा और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसीलिए हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इसे एक न्यूली मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट दीज अरेंजमेंट, इसको अरेंज इट इज़ वेरी लॉन्ग और डिटेल, मतलब ये एक क्या है कि जो
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को तय करता है, बताता है। और ये बहुत लॉन्ग है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इसीलिए देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड, इसीलिए ज़रूरी है इसको अमेंड करना क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट, और रेगुलरली इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। And those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society। मतलब वो लोग those who crafted the जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, मतलब जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने लिखा है, ऐसे लोगों के जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी। उन्होंने हमारे पीपल के एस्पिरेशन को, आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिखा है, और हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको लिखा है। एंड दे डिड नॉट सी इट एज स्केयर स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। ये उनको पवित्र, मतलब वो लोग इसको पवित्र, नहीं मानते थे। स्कैर्ड मतलब पवित्र, सेक्रेड मतलब पवित्र, स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ मीन्स कि स्थायी और ना बदल जा सकने वाला, इसको हम ऐसे नहीं देख सकते थे, ऐसा नहीं कह सकते कि इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ये बहुत पवित्र है, ऐसा हम इसे नहीं कह सकते। सो दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए इसमें कुछ प्रोविज़न्स हैं जो आप टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में, मतलब बहुत लीगल लैंग्वेज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, ठीक है। एंड इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हैं तो इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। एंड येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसे समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। इनकी जो इंस्टीट्यूशन के जो बेसिक्स है, जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, इसका ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसने मतलब बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है समझने में। लाइक any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रूल्स बताता है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो रूलर्स हैं उनको हम इलेक्ट करेंगे, उनको हम चूज़ करेंगे। And it defines who will have how much power to take with decision, और ये डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी पावर होगी और क्या वो कितना डिसीजन ले सकता है, कितनी पावर होगी और वो कितना डिसीजन ले सकता है। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू दी सिटीजन, और ये एक लिमिट भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइड, गवर्नमेंट को एक राइट है कि वो उनको जो सिटीजन्स के राइट्स है उनको ये सिटीजन्स को देने हैं, वो उनके राइट्स वॉयलेट नहीं किए जाएंगे, उनके राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जाएगा, उनके राइट्स को छीना नहीं जाएगा। एंड the remaining 3 chapters in the book are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution। जो आगे के 3 चैप्टर्स है वो आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वर्क किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वर्क किया जाता है। एंड की प्रोवाइड इन ईच चैप्टर
वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमें उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिलेंगे हर चैप्टर में और हम समझेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिसी, मतलब वो कैसे वर्क करते हैं किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। But this text book will not cover all the silent feature of the institutional design in the Indian Constitution. लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक है ये सब चीज़ will not cover, ये सारी चीज़ को, इसके साइलेंट फीचर्स को, सब चीज़ को कवर नहीं करती है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को, इनके इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के फीचर्स को कवर नहीं करती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सम अदर एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं जो कवर होंगे आपके नेक्स्ट ईयर 10th में उनकी डेमोक्रेटिक्स की बुक में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में वो सारी चीज़ वहाँ पे कवर की जाएगी। दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर।